अस्सलाम वालेकुम। आप बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन में सब बच्चों को नजर आ रही है? चलो आज की क्लास शुरू करते हैं फिर बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ना है, आज एक नई टर्म है इंथाल्पी। इंथाल्पी शायद आप लोगों ने मैट्रिक में पहले इसका जिक्र सुना हो, लेकिन आज हमने डिटेल से देखना है कि व्हाट इज इंथाल्पी। तो आप लोग किताबें खोल लो सारे बच्चे। बुक का पेज नंबर जो है जी 200 पूरा 200 वो आप खोल लें और आपका जो टॉपिक है वो है इंथाल्पी। अच्छा, इंथाल्पी क्या है ये समझते हैं आप। आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम कोई भी हो सकता है। मैंने जैसे आपके सामने एक सिलेंडर लिया हुआ है, सिलेंडर के अंदर एक गैस है। हमने कल एक बात पढ़ी थी कि जब हम इस सिस्टम के अंदर हीट देते हैं, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो दो काम होते हैं। एक ये होता है कि जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो एक चेंज होती है, इंक्रीज। जब जिस टाइम पर आप हीट देते हो सिस्टम को, तो जो हीट एनर्जी है एक तो सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। दूसरा काम ये होता है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कह रहे थे। यानी कि दूसरा काम क्या होता है, कोई वर्क होता है। तो हमने कल ये बात देखी थी, क्या देखा था कि जिस टाइम आप हीट देते हो किसी भी सिस्टम को, दो काम होते हैं। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, दूसरा वर्क होता है। कौन सा वर्क? जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वो होता है। अच्छा, जिस टाइम पे आप इंटरनल एनर्जी को या हीट एनर्जी को और वर्क को आपस में सम करते हो, उस चीज को हम कहते हैं इंथाल्पी। इंथाल्पी को सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट मतलब जितना भी हीट का कंटेंट है, जितना भी हीट है, चाहे वो हीट है, चाहे वो वर्क की फॉर्म में है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में है, उस सारे को जब हम ऐड करते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम। तो आसान सी डेफिनेशन है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द इंथाल्पी ऑफ द रिएक्शन या इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम। तो इतना समझ आ गया है तो हम आगे चलते हैं। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, क्या है कि जिस टाइम आप किसी भी सिस्टम में हीट प्रोवाइड करते हो, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा काम क्या होता है, वर्क होता है। कौन सा वर्क? प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क। तो अब जो जितना वर्क हुआ है, जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, जब आप टोटल इन दोनों का सम लेते हो तो इस चीज को हम एंथैल्पी कहते हैं। या सिंपली वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अब एंथैल्पी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H के साथ। सारे बच्चे बुक्स को साथ साथ देखते जाओ ताकि तुम लोगों को ये याद भी होता जाए। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? H के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या है? H इज इक्वल टू E प्लस PV। अभी हमने बात पढ़ी है, एंथैल्पी को हम टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कहते हैं। तो हीट कंटेंट में एनर्जी भी आ जाएगी, प्रोडक्ट PV, जो PV का प्रोडक्ट है वो भी आ जाएगा। H है क्या? ये बेसिकली आपका स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन में हमने एक चीज देखी थी, स्टेट फंक्शन में हम एक वैल्यू को फाइंड नहीं करते, हम चेंज को फाइंड करते हैं। ये हमने कल बात जानी थी कि स्टेट फंक्शन में बेसिकली हम करते क्या हैं, हम चेंज फाइंड करते हैं कि चेंज कितना है। तो हमने H के साथ डेल्टा लेके आना है, चेंज लेके आना है। ठीक है,
तो हम इस पूरी इक्वेशन को, जो आपके सामने इक्वेशन नजर आ रही है H इज इक्वल टू E प्लस PV, आप इसको डेल्टा के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा इंटू PV। अब देखिए इस जगह पे हम एक चीज को फॉलो करेंगे, वो क्या है कि अभी डेल्टा जो है वो P के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, V के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने क्या करना है, डेल्टा को, इसको जब आपने सॉल्व करना है, आपने डेल्टा को एक दफा P के साथ प्रेशर को सेम रखना है, एक दफा डेल्टा को आपने वॉल्यूम के साथ लगा देना है, और दूसरी दफा ऐड करके डेल्टा को आपने प्रेशर के साथ लगा देना है, वॉल्यूम को क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। एक दफा आपने क्या किया, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। पहले प्रेशर के साथ डेल्टा आ गया, अब सेकंड टाइम वही आपने ऐड कर दिया, आपने क्या किया, P डेल्टा V। अब डेल्टा किसके साथ आ जाएगा, डेल्टा अब आपके वॉल्यूम के साथ आ जाएगा। तो अभी इसी को लेके चलते हैं। इक्वेशन आपके सामने आ गई है, क्या इक्वेशन नहीं है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV प्लस P डेल्टा V। शुरू में जब हमने सिस्टम लिया था तो हमने क्या कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट लेने का मतलब क्या है कि आपका डेल्टा P क्या हो जाएगा, डेल्टा P 0 होगा, क्योंकि P1 और P2 दोनों सेम है, कांस्टेंट का यही मतलब है। P1 इज इक्वल टू P2, तो जो डेल्टा P है वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा P आपका 0 के इक्वल आएगा। तो ये जो टर्म है जो दरमियान में डेल्टा E प्लस डेल्टा PV है, इधर डेल्टा P आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। अब इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस 0 प्लस P डेल्टा V। ये आ गई जी इक्वेशन की अब नई फॉर्म। एंथैल्पी किसके इक्वल है, या चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल है, चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू E प्लस P डेल्टा V के। इतना सब बच्चों को समझ आ गया है, तो आगे चलते हैं। अच्छा देखें, जो सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, आपके सामने कोई सॉलिड है, जैसे पत्थर है, पत्थर पे जितना मर्जी प्रेशर लगा लें उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, पत्थर को आप दबा नहीं सकते हैं। या जो अगर पानी भी है, पानी को भी आप नहीं दबा सकते, ठीक है। पानी, सॉलिड और लिक्विड जितने भी हैं, इनका जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो जब हम इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड की जब बात करेंगे तो आपका जो डेल्टा V है वो 0 के इक्वल होगा। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में जो चेंज इन एंथैल्पी है वो इक्वल किसके हो जाएगी, वो इक्वल होगी आपके चेंज इन एनर्जी के। जितनी टोटल एनर्जी चेंज हो रही है वही आपकी चेंज इन एंथैल्पी होगी इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं होता, गैस को कंप्रेस भी किया जा सकता है, गैस का जो डेल्टा V है वो 0 के इक्वल नहीं रहता। तो गैस के केस में क्या होगा वो देखते हैं। इन केसेस ऑफ गैस जो आपका डेल्टा V है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। अगर आपके एक पास एक सिलेंडर के अंदर कोई गैस है, लेट्स से ऑक्सीजन है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिनकी वजह से गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसका मतलब डेल्टा V आपके 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इक्वेशन क्या, गैसेस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब अगर आपको याद हो, हमने कल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, E प्लस Q प्लस E इज इक्वल टू Q प्लस W, या Q को हम क्या कह रहे थे। अच्छा एक और चीज, इधर हमने ये भी बताया कि जो वर्क है वो सिस्टम ने किया है, ठीक है। जो वॉल्यूम इंक्रीज किया है वो हमने तो कुछ नहीं किया था ना, खुद ब खुद सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने वर्क किया और आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। तो वर्क डन, अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो तो हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो तो वर्क आपका नेगेटिव के अंदर होता है। अब इस जगह पे सिस्टम वर्क कर रहा है तो आपका जो वर्क होगा वो इक्वल होगा माइनस पी डेल्टा वी या माइनस पी डेल वी के। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है, इसमें हम वर्क की वैल्यू पुट करते हैं। आपकी ई क्या एनर्जी किसके इक्वल आ गई है, ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। अब यही जो ई की जो सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है, जो ई की यानी कि इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू आ गई है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे।
तो केस नंबर 1 आपके सामने है, क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इधर हम डेल्टा ई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी। अब पी डेल वी माइनस में भी है प्लस में भी है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, पी क्यू साथ लगाया है, पी इसलिए साथ लगाया है क्योंकि प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ था, इसलिए हमने इधर क्या बोला कि जिस टाइम आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा उस टाइम पे जो चेंज इन एंथैल्पी है वो इक्वल आ जाती है, क्यू क्या है, हीट जो आपने प्रोवाइड की है। तो चेंज इन एंथैल्पी हमारे पास क्या आ गई, वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमने प्रोवाइड की है सिस्टम को। तो ये तब है जब आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। तो यही चीज आपकी बुक में भी लिखी हुई है, इसको एक दफा देख लें पूरी इक्वेशन को, और नहीं समझ आती तो क्वेश्चन एंड आंसर में मुझसे आप पूछ सकते हैं। बच्चे प्रेशर जीरो कैसे आया था, मैंने शुरू में आपको पहली जो अपनी स्लाइड थी उसमें दिखाया था, जिस टाइम हमने लिया था सिस्टम लिया था, उस जगह पे हम ऊपर मेंशन था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कांस्टेंट है। जब आप प्रेशर चेंज नहीं ले रहे तो डेल्टा पी आपका ऑटोमेटिकली जीरो आएगा। डेल्टा एच बच्चे चेंज इन इंथैल्पी है, एच इंथैल्पी का सिंबल है, हम इंथैल्पी को एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ ये सारा टॉपिक। अच्छा, ये आपके सामने पिछली स्लाइड आ गई है, आप देख लेते हैं इसको। इंथैल्पी क्या थी, मैंने ये बोला कि इंथैल्पी को हम एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इंथैल्पी होता है टोटल एनर्जी प्लस जो वर्क हुआ है, तो हमने लिख लिया एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। अब एच क्या है, जो इंथैल्पी है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन में हमने देखा था कि स्टेट फंक्शन वो वाली प्रॉपर्टी जो आपकी फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी का हम चेंज सिर्फ फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई एग्जैक्ट उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने एच के साथ चेंज यानी कि डेल्टा लेके आना है। तो डेल्टा लाने के लिए हमने क्या किया, आपने डेल्टा के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या हुआ कि डेल्टा एच के साथ तो सिंपली डेल्टा एच आ गया, ई के साथ डेल्टा ई, प्लस डेल्टा जब पीवी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इधर क्या करेंगे, एक दफा डेल्टा पी के साथ लगाएंगे, एक दफा डेल्टा वी के साथ लगाएंगे। तो अब आपके सामने जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी प्लस पी डेल्टा वी। अब इधर मैंने बताया आपको कि जो डेल्टा पी है वो जीरो के इक्वल है, तो जब डेल्टा पी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, डेल्टा एच प्लस ई प्लस पी डेल्टा वी। अब इसी इक्वेशन को जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, सॉलिड और लिक्विड क्योंकि इनकम्प्रेसिबल हैं, आप जितना मर्जी उन पर प्रेशर लगा लें आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने कभी सॉलिड को कंप्रेस किया हो? जब आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब डेल्टा वी आपका जीरो के इक्वल है, क्योंकि जितना मर्जी प्रेशर लगाएं V1 और V2 सेम है। अब डेल्टा वी है ही चेंज है, जब आप दोनों का चेंज लेंगे तो डेल्टा वी आपका जीरो के इक्वल आएगा। जब डेल्टा वी जीरो के इक्वल आएगा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी, अब आपकी इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, यानी कि जो चेंज इन एंथैल्पी है ये इक्वल होती है चेंज इन एनर्जी, लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन इन केस ऑफ जो आपका सेकंड केस है आपका गैसेस वाला, उसके केस में ऐसा नहीं होता। गैसेस को कंप्रेस भी किया जा सकता है, गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो अब गैसेस की दफा क्या होगा, गैसेस की दफा आपने इक्वेशन क्या लेनी है, आपकी इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने कल पढ़ा था, क्या था वो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, टोटल जो एनर्जी है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। यहाँ हमने ये भी देखा कि अगर वर्क
डन बाय द सिस्टम हो तो आपका वर्क क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें W के अंदर। अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। अब बता दें, अगर इतना समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ सारा, अगर इतना समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। चलें अब आगे चलते हैं, इसका मतलब क्लियर है सब बच्चों का। अब जो इक्वेशन 2 आपके सामने आई है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सिंपली आपने डेल्टा ई की वैल्यू पुट करनी है। जब आप डेल्टा ई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी। पी डेल वी पहले इस इक्वेशन 1 के अंदर ये मौजूद था। अब देखें पी डेल वी के साथ माइनस भी है प्लस भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। पी का मतलब क्या है कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो यही आपका क्या है, इंथाल्पी का टॉपिक। इंथाल्पी का टॉपिक खत्म हो गया है बच्चों। आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर में जो Q&A है उसमें आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, और कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हो। अच्छा, ई के साथ इधर भी डेल आता है, लेकिन वो स्लाइड में मिस्टेक होगी है। ई में ई के साथ डेल मौजूद है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और नीचे भी डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी है, तो वो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला आपका टॉपिक है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चे, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंथैल्पी। रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रिएक्शन। इंथैल्पी तो चले समझ लिया हमने क्या है, रिएक्शन क्या होता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। अच्छा, रिएक्शन हम कहते हैं जिस टाइम पे रिएक्टेंट मिल के कोई प्रोडक्ट बनाएं, इस चीज को हम कहते हैं, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और कोई प्रोडक्ट मिले, इस चीज को आप क्या बोलते हो, रिएक्शन बोलते हो। ऐसा ही है। अच्छा, अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, जिस टाइम पे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस दौरान जो हीट चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब आपके सामने डेफिनेशन आ गई है। क्या डेफिनेशन है, व्हेन वी स्टडी एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। जिस टाइम पे हम केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी चेंज या हीट चेंज, इंथैल्पी चेंज को स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। या इसकी सेकंड डेफिनेशन है, वो क्या है, द चेंज इन इंथैल्पी दैट अकर्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। वही बात, सिर्फ वर्डिंग चेंज है कि रिएक्शन के दौरान जो इंथैल्पी चेंज है, जब हम उसको स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब इसको समझते हैं विद एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, एक चीज और कहते हैं, जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, अगर वो लेस देन जीरो हो, यानी कि नेगेटिव के अंदर हो, तो आपका रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। जिस टाइम आपका इंथैल्पी जो है वो लेस देन जीरो हो, नेगेटिव के अंदर हो, तो आपका रिएक्शन क्या है, वो एक्सोथर्मिक है। अगर वो जीरो से ग्रेटर हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो इंथैल्पी की, तो आपका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है। अब इस चीज को समझते हैं कि आपका रिएक्शन कब एक्सोथर्मिक होगा या कब आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एक्सो और एंडो होते क्या है रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है। एंडो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हीट जो होती है वो हमें देनी पड़ती है, हीट जो है वो अब्सॉर्ब होती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, एक्सो में हीट इवॉल्व होती है और एंडो में हीट
अब्जॉर्ब होती है। अब कोई रिएक्शन आपका एंडो कब होगा, कोई रिएक्शन आपका एक्सो कब होगा, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। एक बात याद रखें कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है, इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान आपको एनर्जी खुद देनी पड़ती है। तो जो बॉन्ड ब्रेकेज वाला प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कि जिस टाइम आपने बॉन्ड ब्रेक करने हैं आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जिस टाइम पे बॉन्ड बनता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है। अब रिएक्शन आपका एंडो कब होगा, एक्सो कब होगा? देखें, अगर तो जो हमें रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए, अब जाहिर सी बात है रिएक्टेंट्स के अपने बॉन्ड टूटेंगे तब वापस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर तो रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू जब प्रोडक्ट के अंदर नया बॉन्ड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है वो कम है, तो आपका ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। लेकिन इन केस क्या आपको रिएक्टेंट्स के बॉन्ड तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके नतीजे में, प्रोडक्ट बनने के नतीजे में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक होगा। आपके सामने एग्जांपल आ जाती है। देखिए इंथाल्पी चेंज को हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट की इंथाल्पी को माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट की इंथाल्पी में से। अब जैसे देखें, अगर रिएक्टेंट्स की इंथाल्पी ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू जो प्रोडक्ट बनने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके। अब अगर हमें रिएक्टेंट्स की इंथाल्पी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो क्या होगा, आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपके रिएक्टेंट्स की इंथाल्पी क्या है वो, सॉरी, अगर रिएक्टेंट की इंथाल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट की कम है तो आपका रिएक्शन एंडो होगा। अगर इंथाल्पी आपके रिएक्टेंट्स की कम है प्रोडक्ट की ज्यादा है तो आपका जो रिएक्शन है वो ओवरऑल एक्सोथर्मिक होगा। अभी देख सकते हैं आप लोग, रिएक्टेंट जो है वो कम एनर्जी पे हैं, रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन रहा है एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो आपका ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन आपका एक्सो होगा। लेकिन इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी उनकी कम एनर्जी पे पड़े हैं, उनको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि वो क्या करें, उनको उनके अपने बॉन्ड तोड़े जा सकें, और प्रोडक्ट जो बना है वो आपका हाई एनर्जी पे है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जब बनेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, तो ओवरऑल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ओवरऑल एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, तो आपका जो रिएक्शन है ये आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एक्सो में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और एंडो में जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब होती है। इतना क्लियर है बच्चे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर समझ लग गई है तो हम आगे चलते हैं। आपके सामने ग्राफ आ रहा है, इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं, पहले प्रोडक्ट जो है हाई एनर्जी पे हैं, सॉरी रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे हैं, प्रोडक्ट लो एनर्जी पे हैं। रिएक्टेंट को तोड़ना आसान है तो कम एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन प्रोडक्ट जब बन रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है, ओवरऑल एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। लेकिन दूसरे केस में रिएक्टेंट आपके लो इन एनर्जी हैं, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट बना है एनर्जी कम रिलीज हो रही है। चलें एग्जांपल्स देख लेते हैं एंडो और एक्सो की। एक्सो, जब भी आप किसी भी चीज की बर्निंग करते हैं, आपने घरों के अंदर आप गैस जलाते हैं, कंबस्टन कर रहे हैं, तो कंबस्टन के नतीजे में आपको हीट मिलती है, ये एक एक्सोथर्मिक की क्या है, एग्जांपल है। रेस्पिरेशन जिस टाइम होती है, जिस टाइम आप लोग क्या करते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन है, अगर बायो का कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है उसे पता होगा, रेस्पिरेशन के दौरान भी आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। एंडोथर्मिक में फोटोसिंथेसिस आ जाएगी। फोटोसिंथेसिस में सन एनर्जी, जो सनलाइट है, जो सन की एनर्जी है वो ऑब्जॉर्ब की जाती है और आपका फूड तैयार किया जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली एंडोथर्मिक की जो है एग्जांपल है। और सेकंड वन जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, जो आपका CaCO3 है, जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तब भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपके सारे एंडो में आ जाएंगे और ऊपर वाले जो दो एग्जांपल्स हैं वो आपकी एक्सो में आ जाएंगे।
बच्चे एक्सो में ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इसमें मैंने एग्जांपल दी है कंबस्टन की। फॉर एग्जांपल आप लोग घरों के अंदर या लकड़ियां जो आप वुड को जो बर्न करते हो, तो क्या है, जब आप बर्निंग करते हो कंबस्टन का प्रोसेस होता है, हीट आपको मिलती है। तो डेली लाइफ की एग्जांपल है ये, आपकी एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन बायो में आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि हम फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ के, ब्रेक डाउन करके उनकी हम क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, एनर्जी ले रहे हैं, तो क्या है, वो भी एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस, जिसमें सन लाइट या जो लाइट एनर्जी है उसको हम यूज करके हम फूड तैयार करते हैं, बेसिकली एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस आपका एंडोथर्मिक की एग्जांपल में आ जाएगा। और जो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है, हम हीट दे के कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं, वो हमारी किसकी एग्जांपल आ जाएगी, वो हमारी एंडोथर्मिक की एग्जांपल आ जाएगी। अब डायग्राम से समझते हैं। अब आपके सामने एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हीट क्या हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, ऐसे ही है। अब हीट इवॉल्व होना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इस बीकर के अंदर आपने क्या है, दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिला दिया, उन रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन किया और हीट जो है वो इवॉल्व हुई है। अगर हीट इवॉल्व होगी तो वो आपकी एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है। इसमें आप लोग देख सकते हैं सिस्टम की पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब सिस्टम ने एनर्जी इवॉल्व कर दी है, सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कम हो गई है, डेल्टा एच आपका नेगेटिव में आया है। तो जब नेगेटिव में कब आता है, जब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। दूसरा केस क्या है कि सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर क्या है, आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, आप सिस्टम को एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो। अब आपका रिएक्शन क्या है, अब आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है। पहले सिस्टम की एनर्जी कम थी लेकिन बाहर से आपने एनर्जी दी, अब सिस्टम की एनर्जी क्या होगी है, सिस्टम की एनर्जी या इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी की वैल्यू हाई होगी है। अब आपका जो इंथैल्पी है, जो रिएक्शन की इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये है। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की तो मेरा ख्याल है सब बच्चों को समझ आ गई है, नहीं समझ आई तो मुझसे भी पूछ लें। बच्चों आप लोगों के क्वेश्चंस मुझ तक नहीं आ रहे। बच्चे एग्जाम्पल करनी है, मैंने कब कहा है कि एग्जाम्पल नहीं करनी। जो आप लोगों के टॉपिक नंबर 7.2 से लेके 7.5 तक है, वो टोटल सारा आप लोगों ने करना है। बच्चों चलो इधर से, मुझे आप लोगों के क्वेश्चन नहीं पहुंच रहे ना, मुझे समझ लग रही है कि क्वेश्चन किस साइड पे आ रहे हैं, तो आज ऐसे ही गुजारा कर लें, सुन लें मेरी बात। कल से मैं देखता हूँ कि कैसे आप लोगों से क्वेश्चन लेने हैं। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आप एक ही दफा गौर से सुन लें, मैं दो दफा रिपीट कर दूंगा, अगर फिर भी समझ ना लगी तो खुद पढ़ लीजिएगा, मुझे आज आप लोगों के क्वेश्चन नहीं मिल रहे। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना, फॉर्म होना, ठीक है, कोई चीज बन रही है। तो आसान सी डेफिनेशन है कि जब दो चीजें आपस में जुड़ के एक नई चीज बनाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं। अब उस फॉर्मेशन के प्रोसेस के दरमियान जो हीट चेंज हो रही है, जो इंथैल्पी चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेशन आप क्या करोगे, द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जिसे हम 1 मोल किसी भी चीज का बनता है,
उस दौरान जो इंथाल्पी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, बुक में भी लिखी हुई है, वो मसला नहीं है। इसका जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल इसका क्या है, डेल्टा एच नॉट के साथ नीचे छोटा सारा एफ लिखते हैं, ये बताने के लिए कि ये स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इसकी वैल्यू ज्यादातर जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब इस प्रोसेस के दरमियान ज्यादातर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, सम टाइम एनर्जी देनी भी पड़ती है। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। डेल्टा एच एफ की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल आई है कि जो कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप उसको बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इस प्रोसेस के दरमियान क्योंकि बर्निंग हो रही है और बर्निंग के दौरान हमें पता है कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या होता है, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है। तो इस केस में आपको जो हीट है वो हीट इवॉल्व होगी, हीट मिलेगी, हारिज होगी, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ आपकी एक और एग्जांपल है, जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं वाटर बनता है। अब वाटर देखें फॉर्म कर रहा है ना, वाटर बन रहा है। अब इस दौरान जो हीट चेंज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये पहली आपकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी है फॉर्मेशन वाली। आसान सी डेफिनेशन इसमें याद करनी है, सिंबल याद करना है। ये एक्सो एंडो कब कब होती है ये आपने याद करना है, और एग्जांपल आप लोग किताब से एक या दो कर लो और उनकी वैल्यूज भी याद करनी है। वैल्यूज याद करेंगी तो आपको पता लगेगा कि अगर नेगेटिव के अंदर है तो वो एक्सो है, पॉजिटिव के अंदर है तो वो एंडो है। नेक्स्ट वन है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन को हम आसान वर्डों में अगर मैं आपको बताऊं तो कंबस्शन हम बर्निंग के प्रोसेस को कहते हैं। तो बर्निंग का प्रोसेस आप लोगों ने घरों में भी देखा है कि जिस टाइम आप मिथेन गैस जो आपकी सुई गैस है उसको आप जलाते हो तो हीट आपको मिलती है। तो इसका मतलब पहले तो इसकी डेफिनेशन कर लें कि इंथैल्पी चेंज, कौन से इंथैल्पी चेंज, जिस टाइम पे आप एक मोल किसी भी सब्सटेंस का बर्न करते हो, कंप्लीटली बर्न करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होता है उसे हम इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किसके साथ करते हैं, डेल्टा एच नॉट सी के साथ। सी ये बताने के लिए कि ये कंबस्शन है। वैल्यू हमेशा इसकी ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगी। कंबस्शन के नतीजे में हमेशा जो हीट है वो इवॉल्व होती है। आप लोगों ने कभी किसी चीज को जलाया है और आपने देखा हो कि हीट आप लोग दे रहे हो, ऐसा नहीं होता। बर्निंग के प्रोसेस में हमेशा आपको हीट मिलती है। तो आपका जो कंबस्शन का प्रोसेस है ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा आपका एक्सोथर्मिक होगा। एग्जाम्पल आपके सामने पड़ी हुई है, जब आप एथानॉल को बर्न करते हो, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जो कंबस्शन का प्रोसेस है ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंबस्शन नहीं हो सकती। तो जिस टाइम पे आप लोग बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ये बर्निंग हो रही है, कंबस्शन हो रही है। इस दौरान जो हीट चेंज होगा उससे आप क्या बोलोगे, उसे बोलोगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इधर तक सब बच्चों को समझ आ गई है? बच्चे इंथैल्पी सारी मेरे पास स्लाइड्स के अंदर मौजूद है, वो मैं पढ़ा दूंगा, वो मसला नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे तरतीब हो जाए उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो इंथैल्पी है वो भी हमने पढ़नी है, लेकिन अभी टाइम कम हो गया, 1 मिनट रह गया है, आखिरी मिनट है, तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ा रहा। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन मुझे मिल जाएं ताकि मैं उनके आंसर कर सकूँ। तो अब क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन मेरे सामने आया तो सही है, लेकिन मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। बच्चे करने हैं वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मौजूद हैं।
या आप लोगों को मैं बता दूं न्यूट्रलाइजेशन भी है और ऑप्टिमाइजेशन भी है, लेकिन अभी टाइम खत्म हो गया है तो वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी आप लोग दो ही करें, जितना मैंने पढ़ाया है अभी आप वही याद करें, बाकी जो रिमेनिंग है वो हम कल पढ़ लेंगे। चलें अभी क्लास खत्म करते हैं। ओके बच्चों, खुदा हाफिज। माइक म्यूट करो पहले।